हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 10 108 के क्वेश्चन आंसर की। ये जो है आपका ये है यूनिट आपका 3, ठीक है, यूनिट 3 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। पर्यावरण अभिलेखागार में उपलब्ध स्रोतों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, जो पर्यावरण अभिलेखागार है उसके अंदर जो स्रोत है, ठीक है, उसके अंदर जो उपलब्ध स्रोत है उन स्रोतों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे। क्या है पर्यावरण अभिलेखागार? ठीक है, इन्वायरमेंटल आर्चीव इतिहास लेखन की एक आधुनिक और महत्वपूर्ण शाखा है। क्या बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण अभिलेखागार है, ठीक है, ये इतिहास लेखन की एक आधुनिक और महत्वपूर्ण शाखा है। क्योंकि क्यों? आधुनिक समय में हम क्या करते हैं, हम इन्हीं अभिलेखागारों की मदद से पर्यावरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, पारंपरिक इतिहास में जहाँ केवल राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं के लिखित दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता था, वहीं पर्यावरण अभिलेखागार में पृथ्वी के प्राकृतिक इतिहास और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच के बदलते संबंधों के साक्ष्यों को सहेजा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो पुराने इतिहास थे, ठीक है, पुराने इतिहास थे, उसमें हम क्या देखते थे? उसमें हम देखते थे राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं के बारे में लिखा जाता था ना, पारंपरिक रूप से। एक बोल सकते हैं कि जो चलती आ रही थी परंपरा, ठीक है, उस परंपरा के हिसाब से क्या होता था, राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं के बारे में लिखा जाता था। लेकिन जो पर्यावरण अभिलेखागार है, इसमें क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं? हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के प्राकृतिक इतिहास के बारे में, मनुष्य और प्रकृति के बीच कैसे संबंध थे पहले और धीरे धीरे उनमें किस प्रकार से बदलाव आए, इन सभी साक्ष्यों को कहाँ रखा जाता है? इन सभी साक्ष्यों को रखा जाता है पर्यावरण अभिलेखागार में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि अतीत में हमारी पृथ्वी का पर्यावरण कैसा था। क्या बोल रहे हैं? अब जो ये अभिलेखागार है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण अभिलेखागार जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि अतीत में हमारी पृथ्वी का पर्यावरण कैसा था। ये जो हमारी पृथ्वी है उस टाइम पे वहाँ का पर्यावरण कैसा था, मानवीय गतिविधियों ने इसे किस तरह प्रभावित किया। ठीक है, जब मानव आए तो मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में। ठीक है, और समय के साथ प्रकृति में क्या बदलाव आए। ठीक है, और धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति में कैसे बदलाव किया। ठीक, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल जैसे विद्वानों ने पर्यावरण इतिहास को लिखने के लिए इन स्रोतों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर दो इतिहासकार के नाम बताए गए हैं, एक है रामचंद्र गुहा और एक है माधव गाडगिल। ये बोलते हैं कि ये जो पर्यावरण अभिलेखागार है ये ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत का काम करते हैं जिसके माध्यम से ये पर्यावरण का इतिहास लिख सकते हैं। ठीक है, इन स्रोतों के माध्यम से हम पर्यावरण के अतीत के पर्यावरण का एक स्पष्ट चित्र तैयार कर सकते हैं। देखिए अब कुछ इसके पॉइंट है। जैसे फर्स्ट हम क्या जानते हैं, वृक्ष वलय डेटा। ये क्या है? ये एक तकनीक है। ठीक है, एक तकनीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी पुराने पेड़ के तने को काटा जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है और ये इसका तना है, ठीक है, इस तने को जब हम काटेंगे तो इसके भीतर गोल गोल, आपने देखा होगा जब हम पेड़ काटते हैं तो ऐसे गोल गोल होता है। ठीक है, ऐसे गोल गोल देखा होगा। ठीक है, गोल गोल घेरे या छल्ले दिखाई देते हैं। पेड़ हर साल अपने तने में एक नया छल्ला बनाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो पेड़ है ना, ये पेड़ है, हमने इसको काटा, ये हर एक साल में अपने तने में क्या करेगा, एक छल्ला बनाएगा। ठीक है, इतिहासकार और वैज्ञानिक इन छल्लों की चौड़ाई का अध्ययन करके अतीत के मौसम का पता लगाते हैं। कैसे? यदि किसी वर्ष बहुत अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम रहा तो छल्ला चौड़ा बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पेड़ है, पेड़ को हमने काट के हम कैसे पता लगाएंगे? अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो छल्ला जो है वो बहुत चौड़ा बनेगा। ठीक है, ठीक है, और यदि उस वर्ष सूखा या अत्यधिक ठंड पड़ी हो तो छल्ला संकरा या पतला बनेगा। तो छल्ला कैसे बनेगा? एकदम पतला बनेगा। बारिश हुई तो चौड़ा बनेगा और नहीं हुई तो एकदम पतला बनेगा। ठीक है, और यदि उस वर्ष, हाँ ये तो हो गया ना, पतला बनता है। इसके माध्यम से पिछले हजारों वर्षों के मौसम में उतार चढ़ाव को
और अकालों का सटीक इतिहास तैयार किया जा सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, इस तकनीक के माध्यम से हम बहुत सालों के मौसम के बारे में जान सकते हैं, पर्यावरण के बारे में जान सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ का भाई बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है, क्योंकि हम पेड़ों को काट कर उनके छल्लों के माध्यम से पता करते हैं ये चीज़, ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई, हमें जानना है कि ये क्षेत्र कैसा था, ठीक है, तो हम पेड़ काटेंगे वहाँ का और पेड़ के ये जो छल्ले बने होते हैं इनको देखेंगे। पतला है बहुत ज़्यादा तो मौसम जो था वो सूखा था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो कैसा था, वहाँ पर हरा भरा मौसम था। फिर है बर्फ़ की चादरें। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में हजारों वर्षों से बर्फ की परतें जमा हैं। वैज्ञानिक इन ग्लेशियरों में गहराई तक ड्रिलिंग करके, अब क्या बोल रहे हैं जो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन बर्फों में, इन ग्लेशियरों में क्या करते हैं, बहुत गहराई तक ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, बर्फ के लंबे बेलनाकार टुकड़े बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब ये बर्फ सदियों पहले जम रही थी तब इसके भीतर उस समय के वायुमंडल की हवा के छोटे छोटे बुलबुले कैद हो जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, एक कटोरा लिया, इसमें हमने क्या करा, पानी डाल दिया, क्या करा, पानी डाल दिया एक कटोरे में, ठीक है, और इसको रख दिया हमने जमाने के लिए। तो इस कटोरे के अंदर क्या मिल गए, हम साथ में वायु के कण मिल गए, ठीक है, पानी में वायु के कण मिल गए हैं। तो क्या ये कण तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना, अब चाहे इसके ऊपर और परतें जमे, और परतें जमे, लेकिन ये जो कण मौजूद है उस समय के, वो तो एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब यह बर्फ सदियों पहले जम रही थी तो इसके भीतर क्या था, उस समय के वायुमंडल की जो हवा थी वो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में कैद हो गए, ठीक है। लैब में इन बुलबुलों की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा कितनी थी। यह ग्लोबल वार्मिंग के ऐतिहासिक प्रमाणों को समझने का सबसे ठोस वैज्ञानिक स्रोत है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर बर्फ़ की चादरों को हम क्या करते हैं, बहुत नीचे तक खोदते हैं, खोद कर बर्फ़ निकालते हैं। उन बर्फ़ों में जो उस टाइम पर जो वो बर्फ़ जमी थी उन बर्फ़ों को बाहर निकालते हैं, निकाल कर उसमें हम वायुमंडल की हवा जो छोटे छोटे रूप में कैद हो जाती हैं, बुलबुले जो होते हैं, ठीक है, उनकी जांच करते हैं और उनकी जांच के माध्यम से पता लगाते हैं कि उस टाइम हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, कौन कौन सी गैसें मौजूद थी और कितनी मात्रा में थी, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा आपका झील और समुद्र के तलछट। नदियों, झीलों और महासागरों के सबसे निचले हिस्से, ठीक है, तलछट का मतलब ही होता है सबसे नीचा, ठीक है। मिट्टी, धूल और जैविक पदार्थों की परतें समय के साथ क्या हुआ, एक के ऊपर एक जमा होती रही। वैज्ञानिक अब इन परतों को निकालकर इनका परीक्षण करते हैं तो इनमें लाखों साल पुराने पौधे के प्रांगण सुरक्षित मिलते हैं। इन प्रांगणों के अध्ययन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष ऐतिहासिक कालखंड में उस क्षेत्र में किस प्रकार के जंगल, घास के मैदान और वनस्पति मौजूद थे। इससे किसी भी क्षेत्र की प्राचीन हरियाली के बदलते पैटर्न के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा औपनिवेशिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश काल के प्रशासनिक दस्तावेज पर्यावरण इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। क्या बोल रहे हैं, जो भारत है, भारत के संदर्भ में अगर हम ब्रिटिश काल को देखें तो यहाँ के जो भी प्रशासनिक संबंधित दस्तावेज है वो क्या है, वो पर्यावरण इतिहास लिखने में बहुत अमूल्य है, ठीक है, बहुत ही उनका ज़्यादा मूल्य है। इनमें ब्रिटिश सरकार के वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, भूमि राजस्व रिकॉर्ड और गजेटियर शामिल है। उदाहरण के लिए भारतीय वन अधिनियम 1878 के दस्तावेज ये दर्शाते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने रेलवे और जहाज़ों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा वनों को क्या करा, काटा और उनको व्यावसायिक रूप में यूज़ किया, ठीक है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे सरकारी नीतियों के कारण जंगलों को काटा गया और स्थानीय समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को वहाँ से छीन लिया गया, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका उपग्रही और भूस्थानिक डेटा। यह पर्यावरण अभिलेखागार का आधुनिक और डिजिटल हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और इसरो द्वारा पृथ्वी की लगातार मैपिंग की जा रही थी। क्या बोल रहे हैं, पहले ना कुछ टाइम बीत गया, कुछ साल हो गए, जिसमें क्या करा, जो आपके नासा और इसरो है इन्होंने पृथ्वी की लगातार मैपिंग की, ठीक है, और उपग्रहों से तस्वीरें ली जा रही थी। जब हम 1980 के दशक में सैटेलाइट तस्वीर
की तुलना आज की तस्वीरों से करते हैं तो साफ पता चलता है कि अमेज़न के वर्षावन कितनी तेज़ी से सिमट रहे हैं। मतलब जो हमने 1980 में सैटेलाइट के माध्यम से क्या कहते हैं फ़ोटो खींची थी, ठीक है, और उसको उसी जगह को अगर हम आज के टाइम पर फ़ोटो खींचते हैं, उसी जगह की हम आज के टाइम पर फ़ोटो खींचते हैं, तो वो क्या हो गई, वहाँ के जो अमेज़न वन थे, ठीक है, अमेज़न के जो वर्षावन थे वो बहुत ज़्यादा घट गए। मान लीजिए पहले की फ़ोटो थी ऐसी, यहाँ पर सारे जगह पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ थे। लेकिन आज हम इसी जगह की सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोटो लेते हैं तो वो कैसे हो गए, वो ऐसे हो गए, बहुत कम वर्षावन हो गए, ठीक है। और हिमालय ग्लेशियर कितनी दूरी तक पिघल चुके हैं, यह पर्यावरण में आ रहे बड़े बदलावों का सबसे प्रामाणिक दृश्य साक्ष्य है, ठीक है। फिर मौसम वैज्ञानिक रिकॉर्ड, 18वीं और 19वीं शताब्दी से विभिन्न देशों ने मौसम विभागों द्वारा तापमान, वर्षा, वायुदाब और चक्रवातों का दैनिक रिकॉर्ड हस्तलिखित पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाने लगा था। क्या बोल रहा है, 18वीं और 19वीं शताब्दी थी जब, तो वहाँ पर विभिन्न देश, ठीक है, बहुत सारे देश है जिन्होंने क्या करा, मौसम विभागों द्वारा तापमान, वर्षा, वायुदाब और चक्रवात, इन सब का रिकॉर्ड क्या करा, एक हाथ से लिखकर पुस्तिकाओं में दर्ज किया, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास 1875 से अब तक का एक विशाल डेटा है, ठीक है। इसके अलावा पुराने व्यापारिक और नौसैनिक जहाज़ों के कप्तानों की लॉग बुक से भी समुद्र के ऐतिहासिक रास्तों और समुद्री तूफानों का के पैटर्न की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये डेटा वर्तमान जलवायु परिवर्तन को सीमित करने का सबसे बड़ा आधार है, ठीक है। फिर आ जाएगा वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने फील्ड नोट। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अलग अलग देश है वो क्या करते हैं, मौसम वैज्ञानिक रिकॉर्ड रखते हैं, जिसके माध्यम से हम जानते हैं जो नौसेना, ठीक है, नौसैनिक होते हैं जहाज, ठीक है, जो समुद्र में जहाज जाते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पास लॉग बुक्स होती है, ठीक है, उसमें भी वो बताते हैं कि इस रास्ते में इतना तूफान आएगा, इसका पैटर्न ऐसा है, उसका पैटर्न ऐसा है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के फील्ड नोट्स आ जाएंगे। ऐतिहासिक काल में विभिन्न प्राकृतिक वैज्ञानिकों, भूगोल वेताओं और यात्रियों ने प्राकृतिक दुनिया का गहराई से अवलोकन किया और उसे अपनी डायरियों में लिखा। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस बुकानन और औपनिवेशिक काल के सर्वेक्षकों की डायरिया, यात्रा वृत्तांत और उनके द्वारा हाथ से बनाए गए पौधे और जीवों को रेखा चित्र इसके बड़े उदाहरण हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ इतिहासकार है, ठीक है, कुछ आपके भूगोलवेता हैं, कुछ यात्री हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत अपनी डायरियों में क्या करो, उस टाइम के पौधों का चित्र किया, ठीक है, उस टाइम के पौधों को अपने हाथ से चित्र किया। इन व्यक्तिगत नोटों से ये पता चलता है कि अतीत में किसी विशिष्ट क्षेत्र में से कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे बहुतायत में थे और आज प्रदूषण के कारण वो क्या हो रहे, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ठीक है। फिर पर्यावरण जन आंदोलन के दस्तावेज, अब यहाँ पर तो आपको पता ही होगा बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, और साइलेंट वैली आंदोलन, पैम्फलेट, जन नेताओं के पत्र, ठीक है, इन सब में क्या था, इन सब में पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर किस प्रकार की जागरूकता थी उन सबको बताया गया है, ठीक है। फिर प्रदूषण निगरानी रिपोर्ट, शहरीकरण और औद्योगिक विकास के बाद जल, वायु और मृदा प्रदूषण की जांच के लिए सरकारों के आधिकारिक समितियां बनाई गई। क्या बोल रहे हैं कि शहरीकरण और औद्योगिकरण का जैसे जैसे विकास हुआ उस टाइम पे क्या किया गया, जल, वायु और मृदा कितने प्रदूषित हो रही हैं, इनकी जांच के लिए सरकारों ने कुछ समितियां बनाई, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जैसी संस्था की दशकों पुरानी रिपोर्ट पर्यावरण अभिलेखागार का प्रमुख हिस्सा है। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये है आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, इन्होंने क्या करा, रिपोर्ट तैयार की और इन रिपोर्टों को पर्यावरण अभिलेखागार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, ठीक है। ये दस्तावेज गंगा यमुना जैसी नदियों के जल स्तर और शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के गिरने के ऐतिहासिक आंकड़ों को प्रमाणित करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर हम इन दस्तावेजों को पढ़ें तो गंगा यमुना जैसी नदियां जो हैं इनका जल स्तर कितना गिर गया है, ठीक है। शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी है, देख रहे होंगे आप कि आज अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर लगभग हम 10 से 12 सिगरेट अपने अंदर फूकते हैं, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है।
तो ये सब कहाँ से पता चलते हैं, इनके दस्तावेज से पता चलते हैं, ठीक है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि आर्थिक विकास की पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़े, ठीक है। फिर आखिर आ जाएगा आपका मौखिक इतिहास और पारंपरिक लोक कथाएं। पर्यावरण का इतिहास केवल लिखित दस्तावेज तक सीमित नहीं है। भारत के आदिवासी समूह, घुमतू चरवाहों या तटीय मछुआरों के पास मौखिक इतिहास की एक समृद्ध विरासत है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले उनके लोकगीत, ठीक है, कहावतें और कहानियाँ ये बताती है कि अतीत में अकाल, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना समाज ने किस प्रकार से किया। ये स्रोत पारंपरिक परिस्थिति का ज्ञान देते हैं और उनको सहेजने का काम करते हैं, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर अपना जीवन चला सकें। फिर निष्कर्ष आ जाएगा कि अगर हम इसको देखें तो पर्यावरण अभिलेखागार केवल कागजों या आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व का एक विस्तृत टाइम कैप्सूल है, जहां एक तरफ वृक्ष, वलय, आइस कोर और तलछट जैसे स्रोत हमें लाखों वर्षों पुराने पृथ्वी की भौतिकी और रासायनिक स्थिति के बारे में बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक रिकॉर्ड, जन आंदोलन, दस्तावेज हमें पर्यावरण के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और सरकारी नीतियों का ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को समझाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।